आज हम स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। हमारा ऑलमोस्ट चैप्टर 1 कंप्लीट हो गया है। चैप्टर 2 में आएंगे। यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल देखने से पहले हमें फोर्सेस का देखना पड़ेगा, कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। तो बच्चों, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल को समझने के लिए, यानी कि पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी को समझने के लिए पहले फोर्सेस को समझना पड़ेगा। तो हमारे फोर्सेस में जो क्लासिफिकेशन होता है, फोर्सेस का जो क्लासिफिकेशन होता है वो दो टाइप का होता है। एक होती हैं आपकी कंजर्वेटिव फोर्सेस और दूसरी होती हैं नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। नॉन कंजर्वेटिव, अब कंजर्वेटिव फोर्स कौन सी होती है? कंजर्वेटिव फोर्सेस को देखते हैं। कंजर्वेटिव बच्चों, कुछ बच्चों को पता होगा, कुछ बच्चों को नहीं पता होगा। तो कंजर्वेटिव फोर्सेस ऐसी फोर्सेस होती हैं जहां पर वर्क डन बाय दैट फोर्स, वर्क डन by that force, by the force is path independent, is path independent। इसका मतलब क्या है इंडिपेंडेंट? इसका मतलब है बच्चों, लेट से आपके पास पॉइंट ए है और पॉइंट बी है, ठीक है। यहां पर कोई फोर्स एक्ट कर रही है और पार्टिकल ऐसे इस पाथ के थ्रू ए से बी जा रहा है, ठीक है ना। तो ये पाथ 1 हो गया, ये मैं पाथ 2 बना देता हूं और ये पाथ 3 बना देता हूं, ठीक है। सो अ फोर्स इज एक्टिंग, एक फोर्स एक्ट हो रही है पार्टिकल पर, और पार्टिकल कहां जा रहा है? ए से बी। तो इसको हम पाथ 1 नेम कर देते हैं और इसको पाथ 2 और इसको पाथ 3। अब आप देखोगे कि वर्क डन फ्रॉम ए टू बी along path 1 equals to work done AB along path 2, ठीक है। 2 के along भी वही होगा और equals to work done in bringing the particle from A to B, यानी कि पार्टिकल को आप A से B ला रहे हो along path 3। पाथ 3 कौन सा है? जो मैंने ये ड्रॉ किया है, पाथ 3 ये वाला हो गया। ये पाथ 1 हो गया। आप पार्टिकल को चाहे ऐसे ला रहे हो, चाहे ऐसे ला रहे हो, चाहे ऐसे ला रहे हो। अगर तीनों केसेस में, या फिर आप n केसेस बनाएं और सब में अगर वर्क डन इक्वल आ रहा है, तो ऐसी फोर्स कौन सी होगी? कंजर्वेटिव फोर्स होगी। इफ दिस होल्ड्स, अगर ये चीज करेक्ट है, तो दैट फोर्स इज कंजर्वेटिव फोर्स, कंजर्वेटिव फोर्स। ओके, सो इसके एग्जाम्पल क्या होते हैं? एग्जाम्पल, फ्यू एग्जाम्पल। एक तो हमने 11th क्लास में ग्रेविटेशन पढ़ा है, ग्रेविटेशनल फोर्स, और दूसरा ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी हमने जो पढ़ी है, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी कंजर्वेटिव होती है, ठीक है। जैसे आपने स्प्रिंग फोर्स पढ़ी होगी, स्प्रिंग फोर्स भी कंजर्वेटिव इन नेचर होती है, ठीक है बच्चों। अब यहां क्या होता है कि अगर आप बोलते हो कि वर्क डन फ्रॉम ए टू बी अलोंग पाथ 1 और पाथ 2 अगर बराबर है, ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं? वर्क डन ए टू बी में जो हुआ है, ठीक है ना, और वर्क डन बी टू ए में जो हुआ है। भाई ए टू बी में अगर आप पॉजिटिव वर्क करोगे तो बी टू ए में आप नेगेटिव वर्क करोगे। तो इनको हम इक्वेट कर सकते हैं कि वर्क डन फ्रॉम ए टू बी विल बी माइनस टाइम्स वर्क डन फ्रॉम बी टू ए, या फिर आप ऐसे लिख सकते हो वर्क डन फ्रॉम ए टू बी, इसको एलएचएस में अगर हम ले आए तो प्लस कर देंगे, वर्क डन फ्रॉम बी टू ए, आरएचएस क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो यानी कि आप देखो, ए टू बी जाने में आपने कुछ पॉजिटिव वर्क किया, और बी टू आप ए इस रास्ते भी आ सकते हो और इस रास्ते भी आ सकते हो, क्योंकि ए टू बी पाथ इंडिपेंडेंट है। आप ऐसे गए और ऐसे आ गए, तो बी टू ए भी पाथ डिपेंडेंट होगा। दो पॉइंट के बीच में
जो वर्क डन है वो पाथ डिपेंडेंट नहीं है, यानी कि आप इस पाथ पर गए तो वर्क डन हुआ कुछ, ठीक है, इस पाथ पे गए तो भी वर्क डन हुआ। लेकिन अब दूसरे तरीके में क्या किया आपने, पाथ 1 से तो A टू B गए, लेकिन पाथ 2 से आप B टू A आए, तो यहां पर अगर पॉजिटिव वर्क है तो यहां पर नेगेटिव वर्क होगा। तो हम कह सकते हैं कि ये मैग्नीट्यूड में तो दोनों इक्वल हैं, लेकिन ये क्या है, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो दोनों का सम कैसा हो जाएगा, 0। यानी कि यहां से A टू B वर्क डन हुआ और ये नेगेटिव टाइम्स A टू B हुआ, दोनों को ऐड करके क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो अब यहां से क्या कंक्लूड करते हैं कि जो कंजर्वेटिव फोर्स की प्रॉपर्टी बताई जाती है, बट सेम चीज है कि वर्क डन इन क्लोज्ड पाथ, वर्क डन by the conservative force, by the conservative force in a closed path बोल सकते हैं, closed loop बोल सकते हो आप इसको, closed path और loop will always be zero, will always be zero। ठीक है बच्चों। अच्छा, आपको ये बता देता हूं कि जो कंजर्वेटिव फोर्स है तो उसका क्या होगा, क्लोज्ड पाथ में ऑलवेज, क्लोज्ड पाथ का जो वर्क डन होगा, क्लोज्ड पाथ पर वर्क डन ऑलवेज 0 होगा, ठीक है ना। या फिर मैं कह सकता हूं कि कोई भी फोर्स है, कंजर्वेटिव फोर्स है तो ये अप्लाई होगा, अगर ये अप्लाई है तो वाइस वर्सा भी ट्रू है। आप समझ रहे हैं कि कोई भी अगर मेरे पास फोर्स मिल जाएगी जिसका क्लोज्ड पाथ में ऑलवेज, ये ऑलवेज होना चाहिए, कैसा होना चाहिए बच्चों, ऑलवेज होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक पाथ के अलोंग 0 हो गया तो हम उसको कंजर्वेटिव डिक्लेयर कर देंगे। अगर ये किसी भी पाथ के थ्रू, यानी कि मैं A टू B जाऊं किसी भी पाथ के थ्रू, वो या तो पाथ इंडिपेंडेंट होना चाहिए, या फिर मैं बता दूं कि भाई ऐसे ही क्लोज लूप बनाया, दूसरा ऐसे लूप बनाया, इन दोनों में, या फिर बहुत सारे लूप बनाए, हर क्लोज लूप में क्या होगा, वर्क डन 0 होगा, तो हम क्लेम कर सकते हैं कि ऐसी फोर्स कैसी होगी, कंजर्वेटिव फोर्स होगी। तो बात समझ में आई बच्चों, अगर कंजर्वेटिव फोर्स है तो क्लोज लूप में पाथ वर्क डन 0 होगा, क्लोज पाथ में वर्क डन 0 होगा, और अगर हर क्लोज्ड पाथ में, मतलब यानी कि वर्क डन इन एवरी क्लोज्ड पाथ इज 0, देन दैट फोर्स इज कंजर्वेटिव। ठीक है बच्चों, एक पाथ पे हम डिफाइन नहीं कर सकते कि अगर हमने लेट से एक पाथ में हमने वर्क डन 0 प्रूव कर दिया तो ये फोर्स कंजर्वेटिव होगी, नहीं। हमने बहुत सारे, यानी कि 2 या 3 या बहुत सारे हम पाथ ऐसे लेके देख सकते हैं और हमेशा उसमें 0 आ रहा है, देन वी कैन डिक्लेयर कि भाई वो फोर्स कंजर्वेटिव है। अब दूसरा क्या होता है कि इसमें ना एनर्जी डिसिपेट नहीं होती है, ठीक है ना, और दूसरे आता है नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। नॉन कंजर्वेटिव क्या होगी बच्चों, इसको सिंपल हम ऐसे डिफाइन कर देते हैं कि वर्क डन बाय द फोर्स, वर्क डन बाय द फोर्स is not path independent, path independent। और दूसरे वर्ड में बच्चों हम क्या बोल सकते हैं कि भाई वर्क डन पाथ डिपेंडेंट है। वर्क डन कैसा है, वर्क डन इज पाथ डिपेंडेंट, इज पाथ डिपेंडेंट। अगर वर्क डन पाथ डिपेंडेंट है तो दिस इंप्लाइज कैसी होगी, नॉन कंजर्वेटिव, नॉन कंजर्वेटिव। तो बच्चों जिस फोर्स का वर्क डन पाथ इंडिपेंडेंट होगा, इंडिपेंडेंट मतलब इंडिपेंडेंट अगर है, पाथ इंडिपेंडेंट है तो कंजर्वेटिव हो गई, और डिपेंडेंट है मतलब पाथ पर डिपेंड कर रहा है, तो मीनिंग समझो इसका, A टू B लाने में पार्टिकल को आप A टू B लाए, लेट से पाथ 1 और पाथ 2, तो ये पाथ 1 हो गया और ये पाथ 2 हो गया। मैथमेटिकल फॉर्म में आप ये लिख सकते हो, वर्क डन फ्रॉम A टू B along path 1
इज नॉट इक्वल्स टू वर्क डन इन ब्रिंगिंग द पार्टिकल फ्रॉम ए टू बी अलोंग पाथ 2। यानी कि इस रास्ते और इस रास्ते दोनों का वर्क डन अलग है। तो अगर आपको एक भी ऐसा पाथ मिल जाए जिसमें वर्क डन इक्वल नहीं आ रहा है, तो एक पाथ पे ही आप बोल सकते हो कि नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है भाई, कि आपको अनइक्वल प्रूव करना है। अगर कंजर्वेटिव होती तो हर पाथ के अलोंग इक्वल आएगा। ये बात समझ में आ रही है बच्चों? तो बच्चों अब हम समझते हैं पोटेंशियल एनर्जी को। जैसे कि पोटेंशियल एनर्जी समझेंगे और उससे पहले वर्क डन देखेंगे, ठीक है ना। तो मैं थोड़ा सा रिकैप कर देता हूं क्योंकि ये 11th का कंसेप्ट है, वर्क डन, ठीक है ना बच्चों। वर्क डन, ठीक। हमें कोई भी फोर्स अगर वेक्टर फॉर्म में दे रखी है तो वेक्टर फॉर्म में हम इसको कैसे लिख सकते हैं, एफ एक्स आई प्लस एफ वाई जे प्लस एफ जेड के, ठीक है बच्चों। और हम आर वेक्टर को हम कैसे लिख सकते हैं, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, ठीक है बच्चों। और हम क्या करते हैं कि इसको अगर डिफरेंशिएट करें यानी कि डी आर वैक्टर लिखें, तो डी आर वैक्टर को हम लिख सकते हैं डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप, ठीक है। अब बात आती है वर्क डन। तो बच्चों स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए वर्क डन जो डिफाइन किया जाता है वो डिफाइन किया जाता है एफ डॉट डी आर। यानी कि ये डी आर क्या है, यहां पर डी आर है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ठीक है ना। और एफ क्या है, एफ वेक्टर क्या है, फोर्स वेक्टर, फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल, एक्टिंग ऑन द पार्टिकल, ठीक है बच्चों। पार्टिकल जो फोर्स लग रही है हम उसको एफ बोल रहे हैं और जो उसका डिस्प्लेसमेंट हुआ है उसको डी आर बोल रहे हैं। तो डी डब्ल्यू यानी कि वर्क डन फॉर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, ये वर्क डन फॉर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है। अगर हमने टोटल यानी कि ए टू बी कहीं पार्टिकल कहीं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जा रहा है, हमने टोटल वर्क डन निकालना है, तो बच्चों क्या करेंगे, बस इसको इंटीग्रेट कर देंगे, ठीक है। तो बच्चों इसको आप इंटीग्रेट कर सकते हो। तो टोटल वर्क डन निकालने के लिए आप क्या करोगे, लेट्स से वर्क डन फ्रॉम ए टू बी, तो आप ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जो आपका डी डब्ल्यू है इसको इंटीग्रेट कर दोगे, या फिर आप एफ डॉट डी आर को आप ए टू बी इंटीग्रेट कर दो, ठीक है। तो बच्चों इसमें आगे एक दो क्वेश्चंस के थ्रू हम देख लेते हैं कि कैसे हम वर्क डन निकालते हैं और फिर हम पोटेंशियल एनर्जी पर जाएंगे। आगे हमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है, कैलकुलेट द वर्क डन बाय द फोर्स गिवन है, फोर्स वेक्टर इज वाई आई कैप टू मूव द पार्टिकल फ्रॉम 0 0 यानी कि ऑरिजिन से 1,1 पर हम ले जा रहे हैं पार्टिकल को अलोंग द पाथ के दो केसेस दे रखे हैं, y इक्वल्स टू एक्स बच्चों पता है आपको ये लाइन होती है। दूसरा पाथ दे रखा है y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। आप 1,1 पर आप ऐसे जा रहे हो और ऐसे जा रहे हो, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। ऑल्सो कॉमेंट, आपने कॉमेंट करना है इफ द गिवन फोर्स इज कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को बच्चों कैसे प्रोसीड करेंगे, इसमें हम देखेंगे कि अपने को फोर्स दे रखा है, ठीक है ना। आपको y इक्वल्स टू एक्स पाथ से जाना है, तो फोर्स वेक्टर इक्वल्स टू वाई आई कैप, ठीक है। तो आप डी डब्ल्यू को क्या लिखोगे, एफ डॉट डी आर, ठीक है बच्चों। तो आप एफ डॉट डी आर को क्या लिखोगे, एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप प्लस एफ जेड के कैप, ठीक है बच्चों। और यहां पर जो डी आर वैक्टर है उसको आप क्या लिखोगे, डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप। अब आप देखोगे कि फोर्स वेक्टर में सिर्फ अलोंग आई कंपोनेंट है, तो एफ एक्स हमारी जो फोर्स है वो सिर्फ और सिर्फ वाई आई कैप है, ना ये आई जे कंपोनेंट है ना के कंपोनेंट है, ये हो गया, ठीक है। अब आप इसमें डॉट प्रोडक्ट करोगे तो सिर्फ ये वाला इससे मल्टीप्लाई होगा, यानी कि डी एक्स आई कैप का रोल आएगा, बाकी तो जीरो हो जाएंगे।
तो अपने को जो dw मिल जाएगा वो dw की वैल्यू हो जाएगी y dx। ये बच्चों समझ में आया आपको कि ये देखो fx dx से मल्टीप्लाई होगा, fy dy से मल्टीप्लाई होगा, fz dz से मल्टीप्लाई होगा। तो यानी कि आप कह सकते हो fx इंटू डी एक्स, और ये दोनों तो जीरो हैं तो आपको इसका और इसका कोई रोल नहीं होगा। तो अल्टीमेटली आपका dw आ जाएगा y इंटू डी एक्स, क्योंकि आपकी fx कितनी है y आई कैप। ठीक, यहां तक क्लियर है। इसके बाद अगर टोटल वर्क डन निकालना है तो आप इसको इंटीग्रेट करेंगे। अब बच्चों y dx को आप इंटीग्रेट नहीं कर सकते हो, तो उसके लिए आपको केस 1 दे रखा है। केस 1 में आपको दे रखा है y इक्वल्स टू एक्स। ऐसे केस में आपने क्या करना है, आपने जाना है dw इक्वल्स टू dw का इंटीग्रल, इंटीग्रल ऑफ, अब y की जगह आप क्या रखेंगे x। यहां पर देखो बच्चों, ये y था तो y की वैल्यू क्या है, y इक्वल्स टू एक्स दे रखी है। तो इन 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 प्लेस ऑफ y यू वुड राइट x, और आगे आपका क्या हो जाएगा dx। अब बच्चों आप देखो 0 0 से 1,1 तक जा रहा पार्टिकल, 1,1। तो आप इसको ऐसे देख सकते हो कि ये x आई है और ये y आई है, यानी कि ये इनिशियल पोजीशन है, और ये x फाइनल है और ये y फाइनल है। तो आपका x इनिशियल हो गया 0 और x फाइनल हो गया 1, y इनिशियल 0 हो गया, y फाइनल भी 1 हो गया। तो हमने यहां पर सिर्फ dx की वैल्यू यानी कि लिमिट सिर्फ x की डालनी होंगी, क्योंकि हमारा जो चेंज हो रहा है वो सिर्फ x चेंज हो रहा है। यहां पर आपको कोई भी y का टर्म नहीं दिख रहा है, तो आप इसको ऐसे भी ले सकते हो x इनिशियल टू x फाइनल। इस केस में तो दोनों बराबर हैं, यानी कि x इनिशियल और y इनिशियल बराबर है और x फाइनल y फाइनल। अगर आपको अनइक्वल होते, ठीक है ना, तो आपको ये ध्यान रखना है x की लिमिट रखनी है, क्योंकि x इनिशियल से x फाइनल जा रहा है, तो x की लिमिट रखनी है। तो आप इसको इंटीग्रेट कर सकते हो बहुत इजीली। आप रख दोगे इसको 0 से 1 x dx, तो आपका फाइनली जो वर्क डन आ जाएगा, टोटल वर्क डन आएगा, इसको इंटीग्रेट करोगे एक्स स्क्वायर बाई 2 और लिमिट रख देंगे 0 टू 1, तो आपका 1/2 जूल्स आ जाएगा। ठीक है बच्चों, ये आपका वर्क डन आ गया। अब केस बी का हम डील करते हैं। केस बी में हमको क्या दे रखा है, केस बी में हमको दे रखा है y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। तो बच्चों dw वर्क डन को इंटीग्रेट करेंगे, dw को हम कैसे लिखेंगे, y dx, ये लिखा था हमने, इसको इंटीग्रेट कर रहे थे। अब इन प्लेस ऑफ y, हम y की जगह हम क्या लिख देंगे, अब यहां पर हमको पाथ दे रखा है y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, तो आप क्या करोगे, इसको एक्स स्क्वायर लिख दोगे, एक्स स्क्वायर dx। ठीक है, और फिर से आप लिमिट कहां से लगाएंगे, 0 0 से 1,1 जा रहे हो, तो आप x का देखेंगे, x कहां से कहां जा रहा है, 0 से 1 जा रहा है, तो यहां पर x की लिमिट लगाएंगे 0 टू 1। इसको इंटीग्रेट करने के बाद आई सपोज ये x³/3 मिल जाएगा आपको, और लिमिट 0 टू 1 डालेंगे, तो आपका टोटल वर्क डन जो आएगा 1/3 जूल आएगा। तो आप पार्टिकल को, आपको मैं थोड़ा सा एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन देता हूं। आपका 1,1, लेट्स से दिस इज 1,1 एंड दिस इज योर ओरिजिन। ठीक है, आप एक केस में तो कहां जा रहे हैं, आप y इक्वल्स टू एक्स लाइन में जा रहे हैं ऐसे, और दूसरे केस में y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर जा रहे हैं, यानी ये वाला आपका केस 1 था और ये केस बी वाला केस था, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं कि वर्क डन इसको हम ओरिजिन यानी कि इसको a में बोल देता हूं, कैपिटल A, और इसको पाथ पॉइंट B बोल देता हूं। वर्क डन फ्रॉम A टू B अलोंग पाथ A के अलोंग आया है हमारा 1/2। वर्क डन फ्रॉम A टू B अलोंग पाथ B, ठीक है, ये आया है 1/3 जूल्स। तो क्या ये इक्वल है, ये इक्वल नहीं है। ठीक है बच्चों,
तो जो सेकंड पार्ट है उसमें आपने कमेंट करना है कि ईदर द फोर्स इज वेदर द फोर्स इज कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव। तो बच्चों क्या बता सकते हैं, अगर दोनों पाथ पर डिफरेंट वर्क डन आया है तो क्या ये पाथ डिपेंडेंट हुआ या इंडिपेंडेंट हुआ। तो अगर चेंज हो रहा है पाथ चेंज करने से तो ये पाथ डिपेंडेंट हो गया। तो यहां पर हम बोल सकते हैं कि वर्क डन क्या है बच्चों, वर्क डन इज पाथ डिपेंडेंट। वर्क डन कैसा है, पाथ डिपेंडेंट। पाथ डिपेंडेंट आएगा तो क्या लिखेंगे हम, ये फोर्स कैसी होगी, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होगी। तो बच्चों चेक करना समझ में आया, अब हम कैसे टेस्ट कर सकते हैं या चेक कर सकते हैं कि कौन सी फोर्स कंजर्वेटिव है या नॉन कंजर्वेटिव है। ठीक है, अब एक और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम क्वेश्चन सिमिलर है, कैलकुलेट द वर्क डन बाय द फोर्स। यहां पर बस फोर्स वेक्टर चेंज हुआ है, ठीक है ना। हमने टू मूव द पार्टिकल फ्रॉम ओरिजिन से 1,1 पर ले जाना है अलोंग द पाथ, पाथ भी सेम है, हमने सिर्फ फोर्स वेक्टर को चेंज किया है, पाथ y इक्वल्स टू x एंड y इक्वल्स टू x स्क्वायर, और फिर वापस वही करना है आपने, ऑल्सो कॉमेंट इफ द गिवन फोर्स इज कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव। ओके, तो बस फोर्स वेक्टर चेंज होने से क्या चेंज आता है बच्चों, इस चीज को देखते हैं। तो बच्चों हम क्या करेंगे, हम dy यानी कि dw वेक्टर को इंटीग्रेट करेंगे टोटल वर्क डन निकालने के लिए, यानी कि हम f डॉट dr करेंगे। तो जैसा आपको पता है बच्चों, अगर फोर्स हमें वेक्टर फॉर्म में दे रखा है fx i कैप प्लस fy j कैप प्लस fz k कैप, ठीक है, और आपको जो dr वेक्टर होता है उसको हम dxi कैप प्लस dy j कैप प्लस dz k कैप लिख सकते हैं। तो आप कभी भी dw वेक्टर आप लिखोगे तो आपका हो जाएगा f डॉट dr वेक्टर। तो आप इसको लिख सकते हो, अगेन वही चीज कर रहे हैं हम, fxi प्लस fyj कैप प्लस fz k कैप, और उसको डॉट करेंगे हम dr वेक्टर से, और dr वेक्टर क्या होगा, dxi कैप प्लस dyj कैप प्लस dz k कैप। अब बच्चों आप इसको देख सकते हो, दोनों को अगर हम डॉट प्रोडक्ट करें तो i कंपोनेंट i के साथ डॉट होगा और j कंपोनेंट j के साथ और k कंपोनेंट k के साथ। तो अल्टीमेटली आपको हर केस में यही मिलेगा, fx dx। अब यहां पर i डॉट हो गया तो 1 हो जाएगा, प्लस fy dy प्लस fz dz। तो यहां पर क्या हुआ है, जो फोर्स का x कंपोनेंट है वो dx से मल्टीप्लाई होगा, y कंपोनेंट dy से मल्टीप्लाई होगा, z कंपोनेंट dz से मल्टीप्लाई होगा। अगर आपने a टू b देना है, मैं आपको जनरल केस बता दे रहा हूं, जनरल केस में है आपको, यानी कि a पॉइंट से b पॉइंट पर आप पार्टिकल को ले जा रहे हैं, पार्टिकल a पॉइंट ले जा रहे हैं और a से b जा रहा है, तो हम इसकी पोजीशन को लिख सकते हैं x इनिशियल कॉमा y इनिशियल कॉमा z इनिशियल, और हमारा ये हो सकता है x फाइनल कॉमा y फाइनल कॉमा z फाइनल। तो बच्चों इसमें x y z की कोई भी वैल्यू हो सकती है, यहां पर भी कोई भी वैल्यू हो सकती है। तो अब ये पार्टिकल को a टू b ले जा रहे हैं, तो इस पर लिमिट पे क्या अंतर पड़ेगा ये मैं आपको बताना चाहता हूं। तो बच्चों आप यहां पर देखेंगे कि यहां पर सिर्फ dx है और यहां पर dy है और यहां पर dz है। तो कहने का मतलब यहां पर सिर्फ x वेरी कर रहा है, यहां पर सिर्फ y वेरी कर रहा है और यहां पर सिर्फ z वेरी कर रहा है। तो हम जो लिमिट लगाएंगे, हम पहले वाले में x की लिमिट लगाएंगे, x इनिशियल से x फाइनल। दूसरे में हम y की लिमिट लगाएंगे, y इनिशियल से y फाइनल। और तीसरा जो z कंपोनेंट है इसमें z इनिशियल से z फाइनल। तो बच्चों यहां पर हमने कोई भी y का रोल नहीं है और यहां पर कोई x का और z का रोल नहीं है, यहां पर x y का कोई रोल नहीं है, यहां सिर्फ z की लिमिट रहेगी यहाँ y की, और ये एक जनरल फॉर्म आ गई। ये कैसी है, एक जनरल फॉर्म है, ठीक है। ये आप किसी भी
केस में यूज कर सकते हो, किसी भी क्वेश्चन में आप एक जनरल फॉर्म में यूज कर सकते हो जिसमें तीनों कंपोनेंट है। ठीक है, अब गिवन केस में, गिवन केस का हम पार्ट 1 देख लेते हैं। ठीक है, पार्ट 1 में हमको पाथ दे रखा है y इक्वल्स टू एक्स, तो हम dw को का इंटीग्रल निकालेंगे w, और ये होगा fx dx, ठीक है, प्लस इंटीग्रल ऑफ fy dy प्लस इंटीग्रल ऑफ fz dz। तो बच्चों आप देखोगे कि fz कंपोनेंट तो है नहीं, क्योंकि हमारा जो फोर्स है, फोर्स में सिर्फ i कंपोनेंट और j कंपोनेंट, z k कंपोनेंट कोई नहीं है, तो ये fz हमारा 0 हो गया। सो आपको ये मिल जाएगा, ये मिलेगा। देखो x कंपोनेंट कितना है, हम फोर्स वेक्टर को आप यहाँ लिखना चाहें तो आप फोर्स वेक्टर को ये लिख सकते हैं। हमारा गिवन फोर्स वेक्टर कितना है, y i कैप प्लस x j कैप। तो आपका fx की वैल्यू हो जाएगी y और fy की वैल्यू हो जाएगी x। तो अपना fx हो गया y, इसके साथ हमारा dx आ जाएगा, और fy की वैल्यू है x, इसके साथ dy आ जाएगा। अब बच्चों आप देख सकते हो कि यहाँ y है और ये dx है, तो इसको इंटीग्रेट करना आसान है। इसके लिए हम पाथ को यूज करेंगे, और पाथ को यूज करने में y की वैल्यू हम x के टर्म्स में लिख देंगे, y dx प्लस x को y के टर्म्स में लिख दो, तो ये जाएगा y dy। और लिमिट x की जाएगी 0 to 1 और y की भी जाएगी 0 to 1। क्यों? क्योंकि आपका a पॉइंट जो है वो 0,0 है, और कहां तक ले जा रहे हैं पार्टिकल को, 1,1 तक। तो आप देख सकते हैं कि x भी 0 से 1 वेरी कर रहा है और y भी 0 से 1 वेरी कर रहा है। तो आप इसको इंटीग्रेट करके कैलकुलेट कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर बाई 2 0 to 1 प्लस वाई स्क्वायर बाई 2 अगेन 0 to 1। आप इसको कैलकुलेट करेंगे, एक्स स्क्वायर यानी कि 1/2 1 माइनस 0 प्लस 1/2 कॉमन ले लिया हमने, y 1 रखेंगे तो ये 1 आ जाएगा और 0 रखेंगे तो 0 आ जाएगा। तो ये हाफ हो गया, ये हाफ हो गया, टोटल कैलकुलेट करेंगे तो टोटल वर्क डन आपका 1 जूल आ जाएगा। करेक्ट बच्चों। अब इसमें दूसरा केस देखते हैं। दूसरा केस हमें पाथ जो दिया हुआ है, इसको बच्चे ध्यान से देखना, जो पाथ दिया हुआ है इसमें दिया हुआ है हमें y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो अगेन हम dw को इंटीग्रेट करेंगे a टू b। a क्या है 0,0 और b है हमारा 1,1। तो हम यहां पर डायरेक्ट लिख दे रहा हूं बच्चों, fx dx प्लस fy dy का इंटीग्रल। अब बच्चों आप देखेंगे fx को हमने कितना था, हमारा fx था y dx। यहां पर आप लिखना चाहें तो फिर से फोर्स वेक्टर को ले सकते हो, y i कैप प्लस x j कैप। तो हमारा fx y है और fy x है। तो हमारा क्या हो गया, fx dx प्लस fy की वैल्यू कितनी है x dy, इंटीग्रेट करो। अब बच्चों यहां पर अगेन देखो, यहां पर y है, ये dx है, इसको इंटीग्रेट नहीं कर सकते, x है dy इंटीग्रेट नहीं कर सकते, तो क्या करेंगे हम इसकी हेल्प लेंगे। हम किस पाथ, तो आप देख सकते हो y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, इसको इजीली रख सकते हो, y को हम एक्स स्क्वायर रख देंगे इंटू dx प्लस, अब बच्चों इसको कैसे रखोगे, x dy। ठीक है, या तो आप एक काम कर सकते हो, x को यहां से निकाल सकते हो, x बराबर रूट y हो जाएगा, ये काम कर सकते हो। लेकिन और एक इजियर वे है कि आप इस पाथ के अलोंग, पाथ आपका क्या है y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, इस पाथ, अगर मैं दोनों तरफ डिफरेंशिएट करूं तो ये हो जाएगा dy और RHS में हो जाएगा 2x dx। तो आपने क्या किया कि सिर्फ dy की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ dx निकाल ली। तो आप इंस्टेड ऑफ रिप्लेसिंग, आप यहां dy को रिप्लेस कर दोगे, क्योंकि आपको ये x है और ये भी x में आ जाएगा, फिर इंटीग्रेट करना आसान हो जाएगा। तो बच्चों ये हो जाएगा x, और dy की जगह आप क्या रख दोगे, 2x dx।
अब बच्चों यहाँ देखो ये क्या वेरी हो रहा है, ये वेरी क्या हो रहा है, एक्स वेरी हो रहा है, तो यहाँ पर भी एक्स की लिमिट लाएंगे। अच्छा ये भी dx है, ये भी dx है, दोनों को सम ही कर सकते हैं हम, इजिली कर सकते हैं। तो ये इंटीग्रल एक्स स्क्वायर डी एक्स आ गया, और यहां पर देखोगे इंटीग्रल 2x² dx आ जाएगा। तो इसको दोनों को ऐड कर सकते हैं, बिल्कुल हाँ ऐड कर सकते हैं, ये आ जाएगा 3x² dx। इसको इंटीग्रेट करोगे 0 to 1, तो ये आएगा 3x³ 3 लिमिट 0 to 1। तो बच्चों 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा आपका, और इसमें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट यानी कि 1 माइनस 0, तो आपका फाइनली जो वर्क डन आएगा वो अगेन 1 जूल आएगा। तो बच्चों देख रहे हो आप, हमने दो डिफरेंट डिफरेंट पाथ लिए हैं, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट पाथ के अलोंग हमारा वर्क डन दोनों को सेम आया है। तो इसकी बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है ये कंजर्वेटिव फोर्स होगी। हम एक और पाथ ले सकते हैं, कोई भी रैंडम पाथ, क्योंकि ये गिवन तो है नहीं, और इसमें आप चेक करोगे कि 1 ही आएगा, तो इसकी बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि ये कंजर्वेटिव फोर्स, कंजर्वेटिव फोर्स कैसी फोर्स होगी, कंजर्वेटिव फोर्स होगी, क्योंकि स्पेसिफिक पाथ तो हमने डिफाइन नहीं है, कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है, आगे हम पोटेंशियल एनर्जी के बारे में देखते हैं कि कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स देखने के बाद हम देखते हैं पोटेंशियल एनर्जी। तो बच्चों पोटेंशियल एनर्जी का पहला पॉइंट आप देखना कि इट इज ओनली डिफाइंड फॉर ओनली डिफाइंड फॉर कंजर्वेटिव फोर्स, डिफाइंड फॉर कंजर्वेटिव फोर्स। जो कंजर्वेटिव फोर्स होंगी उन्हीं के लिए पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करेंगे कभी भी। कंजर्वेटिव फोर्सेस ओनली लिखा है बच्चों मैंने, ये ध्यान देना, ओनली डिफाइंड फॉर कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स के लिए हम पोटेंशियल एनर्जी जो डिफाइन करते हैं, वी डिफाइन du, पोटेंशियल एनर्जी को du करते हैं ए से बी ले जाने में। जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होती है वो होती है -f, और ये सी सबस्क्रिप्ट का क्या मतलब है कि ये कंजर्वेटिव फोर्स है, डॉट dr ए टू बी। तो आप ये देख सकते हो कि ये वाला टर्म जो माइनस साइन का, ये क्या है, ये कुछ नहीं है, वर्क डन है। तो ये आप कह सकते हो, आप ये कह सकते हो डेल्टा यू चेंज इन पोटेंशियल फ्रॉम ए टू बी इक्वल्स टू माइनस टाइम्स वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स फ्रॉम ए टू बी। ठीक है ना, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, पोटेंशियल एनर्जी बी माइनस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए। ठीक है ना, दिस इज डेल्टा यू इज माइनस टाइम्स वर्क डन by the conservative force in bringing the particle from A to B। अब बच्चों इस माइनस साइन का बहुत बड़ा रोल है, इसको भूल मत जाना। दिस इज द बेसिक डेफिनेशन, दिस इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। चाहे आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल हो, चाहे ग्रेविटेशन पोटेंशियल हो, बहुत लोग इस पर फोकस नहीं करते हैं, ना ध्यान देते हैं, तो वो दे ऑलवेज स्ट्रगल, क्या करते हैं, फॉर्मूला याद करके काम चलाएंगे। ठीक है ना, तो आपने ये ध्यान रखना है, कभी किसी की डेरिवेशन वगैरह करना है तो आपने हमेशा ये करना है, इट इज द नेगेटिव टाइम्स वर्क डन बाय द पोटेंशियल एनर्जी, सॉरी द चेंज इन पोटेंशियल इज डिफाइंड एज माइनस टाइम्स वर्क डन बाय कंजर्वेटिव। पहली बात तो ये सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए डिफाइन होगी। दूसरी बात, जो जैसे अगर आप ग्रेविटेशन आपने पढ़ रखा है, तो ग्रेविटेशन के लिए मैं आपको बोल देता हूं, लेट्स से दिस इज पॉइंट ए, ठीक है, दिस इज पॉइंट बी। ओके, यहां पर आपका मास m है, तो हमारे पास कॉन्जर्वेटिव फोर्स कौन सी है, नीचे की तरफ mg। ठीक है, आप इसको कहां ले जा रहे हैं, इसको धीमे धीमे ऊपर ले, ठीक है ना, तो ये पार्टिकल यहां पर आ जाएगा। तो अब देखो कि डिस्प्लेसमेंट इधर होगा, dr वेक्टर इधर होगा, है ना, और किस हाइट तक ले जाएगा, h हाइट, ये हाइट हो जाती है h। तो आप कह सकते हो पोटेंशियल ऑफ B माइनस पोटेंशियल ऑफ ए, सॉरी पोटेंशियल एनर्जी ऑफ B माइनस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए
इज माइनस टाइम्स वर्क डन बाई ग्रेविटेशन। तो आप वर्क डन क्या लिखोगे, mg डाउनवर्ड है, mg वेक्टर डॉट dr वेक्टर फ्रॉम a टू b। अब आप देखोगे कि mg नीचे की तरफ है, dr ऊपर की तरफ है, तो इनका डॉट प्रोडक्ट, इसमें जो एंगल होगा, ये देखो दो ऑपोजिट वेक्टर हैं तो इनके बीच में जो एंगल होता है वो 180 डिग्री होगा, तो इसमें cos 180 का फैक्टर आएगा हमारा। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, माइनस टाइम्स ए टू बी mg, dr को हम dh लिख सकते हैं, dh लिख दो, लेकिन cos 180 आएगा। अब बच्चों cos 180 डिग्री -1 होता है, तो यहां पर ये -1 आएगा एक, और एक माइनस, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो हम ये लिख सकते हैं mg जो कि कांस्टेंट है इंटू dh, और ये ए टू बी, माइनस माइनस प्लस हो गए, ये आ गया। तो ये हमारे आगे पोटेंशियल एनर्जी माइनस पोटेंशियल, ठीक है। अब आप इसको क्या लिख दोगे, आपने ये देखना है कि इसकी हाइट और इसकी हाइट में, यानी कि h ऑफ b माइनस h ऑफ a, ठीक है। ये आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा mg h ऑफ b माइनस h ऑफ a। और ये बच्चों क्या है, दोनों की हाइट में डिफरेंस, तो ये आ जाता है डेल्टा एच, एम जी इंटू डेल्टा एच। इसको एम जी एच भी लिख देते, तो इसको एल एच एस में हम डेल्टा यू लिख देते हैं। आ गई हमारी। तो हम कहते हैं कि जब भी कोई पार्टिकल ऊपर की तरफ जाता है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो रही है। इंक्रीज का क्या मतलब है कि आपकी फाइनल पोटेंशियल इज ग्रेटर देन इनिशियल पोटेंशियल। जब डेल्टा यू यानी कि चेंज जब जीरो से बड़ा होगा, तो यानी कि फाइनल बड़ा है, इनिशियल छोटा है, तो इंक्रीज होती है कोई भी चीज, ठीक है ना। तो कभी भी पार्टिकल को हम ऊपर ले आते हैं तो वर्क डन बाई ग्रेविटी नेगेटिव होता है, लेकिन उसकी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होती है। क्यों होती है, क्योंकि उसकी जो बेसिक डेफिनेशन हमने बोली है वो नेगेटिव साइन से आती है। बेसिक डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव टाइम्स ऑफ वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स। तो इसलिए अब जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल को हम समझते हैं, इसके बाद बच्चों हम देखते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। तो अभी हमने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का एक एग्जांपल देखा। अब पोटेंशियल एनर्जी हमने बाय डेफिनेशन समझ ली है कि कैसे देखते हैं। अब तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल को कैसे डिफाइन करेंगे। अब अपने को पता है कि अगर कोई पार्टिकल चार्ज Q1 है और दूसरा पार्टिकल पर चार्ज Q2 है, लेट्स से ये Q1 ओरिजिन पर रखा हुआ है और ये Q2 आर वेक्टर पर रखा हुआ है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में आप रिपल्सिव या जो भी है इंटरेक्ट फोर्स ऑफ इंटरेक्शन हम लिख सकते हैं, यानी कि दिस इज फोर्स, दिस इज द फोर्स ऑन Q2 बाई Q1। हम Q2 पर फोर्स देख रहे हैं, ये ओरिजिन पर है, इसको फिक्स कर रखा है हमने, Q2 पर फोर्स देख। तो Q2 पर कितनी फोर्स होगी, हम उसको वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं, K Q1 Q2 आर स्क्वायर आर कैप, ये वेक्टर फॉर्म में हमने दे रखा है। तो रिपल्सिव फोर्स होगी, ये इसी आर वेक्टर के डायरेक्शन में होगी, तो इसको आर कैप से हमने रिप्रेजेंट किया हुआ है। देखने की बात है बच्चों, जिस डायरेक्शन में आर वेक्टर होता है उसी डायरेक्शन में डी आर वेक्टर होता है। डी आर वेक्टर का मतलब है कि आर वेक्टर की डायरेक्शन में थोड़ा सा एलिमेंटल चेंज, या एलिमेंटल मतलब बहुत स्मॉल चेंज। तो आपने ये जानना बहुत जरूरी है कि आर वेक्टर और डी आर वेक्टर दोनों सेम डायरेक्शन में होते हैं, ठीक है। इसके बाद हम अगर पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो डी यू को हम लिख सकते हैं बाय बेसिक डेफिनेशन, डी यू इज माइनस एफ डॉट डी आर, ये लिख सकते हैं, ठीक है। और इसका इंटीग्रल जहां भी ए टू बी हम करेंगे लिख देंगे, ठीक है। अब ये माइनस साइन का रोल है बहुत ज्यादा, ये ध्यान रखना है। आगे एफ वेक्टर अपना कितना है, के Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर, तो मैं इसको आर कैप डॉट डी आर वेक्टर ओवर आर स्क्वायर। अब बच्चों ये कांस्टेंट था और एक नेगेटिव साइन लगा देते हैं, ठीक है।
ये नेगेटिव साइन है, इसको ध्यान रखना है, ये नेगेटिव साइन है, ये हमारा कांस्टेंट है, आर स्क्वायर को अंदर ले रहे हैं, और ये आर कैप और डी आर। बच्चों आर कैप और डी आर वेक्टर दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे, तो इनका जो डॉट प्रोडक्ट है वो सिर्फ डी आर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि आर कैप तो अपने आप में मैग्नीट्यूड 1 है, ये तो सिर्फ डायरेक्शन वेक्टर है। जैसे अगर मैं बोलूं कि डी आर आई कैप और आई कैप को मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास डी आर वेक्टर आएगा, डी आर आएगा सिर्फ। ऐसे ही क्या है, ये डी आर वेक्टर के डायरेक्शन में है यूनिट वेक्टर, और ये डी आर वेक्टर, तो दोनों को डॉट प्रोडक्ट करोगे तो ये आपको आर नहीं मिलेगा, क्योंकि ये क्या है, इसका मैग्नीट्यूड 1 है। तो ये आपको जो मिल जाएगा माइनस के क्यू वन क्यू टू, और ये मिल जाएगा डी आर ओवर आर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब इसको आप इंटीग्रेट कर सकते हो। तो इंटीग्रेशन जिन बच्चों को नहीं पता है, 1/r स्क्वायर डी आर का अगर इंटीग्रेट करोगे तो -1/r आएगा बच्चों। ठीक है, अब ये -1/r आएगा तो एक माइनस यहां से और एक माइनस यहां से, आप इसको कर लेते हैं एक बारी, तो हो जाएगा माइनस के Q1 Q2 ओवर 1/r स्क्वायर, और इसको इंटीग्रेट किया तो अपना -1/r आएगा, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इसको आप एक स्टेप में ये लिख सकते हो, के Q1 Q2 माइनस 1/r। ओके, ये माइनस प्लस दे देगा, तो आप ये लिख सकते हो du, LHS में क्या था, du a to b। ठीक है, आप इसको लिख सकते हो k Q1 Q2 बाई r, ये आ गया। ठीक है, अब इसमें आपने r पर लिमिट लगानी है, बाकी चीज तो कांस्टेंट है, फ्रॉम a to b। अब इसमें डिफाइन करते हैं बच्चों, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल में डिफाइन करते हैं कि भाई आपका एक चार्ज यहां पर है Q1, ठीक है, और जो टेस्ट चार्ज आ रहा है, जो Q2 आ रहा है, वो कहां से आ रहा है, इन्फिनिटी से किसी भी r डिस्टेंस पर आ रहा है। ठीक है बच्चों, तो आपका जो A हो जाता है, A क्या हो जाता है, कहां से ला रहे हैं, इन्फिनिटी से, और B कहां ला रहे हैं, किसी भी r पॉइंट पर। इसीलिए आपने कभी भी डेफिनेशन में सुना होगा, तो उसको बोलते हैं कि इट इज द एनर्जी टू ब्रिंग अ यूनिट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट मतलब किसी r डिस्टेंस पर। ठीक है बच्चों, तो A क्या हो जाएगा आपका, इन्फिनिटी हो जाएगा, और B क्या हो जाएगा, कोई भी r डिस्टेंस। ठीक है, तो अपने को जो du आएगा, आप ये कह सकते हो du फ्रॉम इन्फिनिटी टू r, तो आप इसको लिख सकते हो पोटेंशियल एनर्जी एट r माइनस पोटेंशियल एनर्जी एट इन्फिनिटी। RHS में आपके पास क्या आएगा, k Q1 Q2, और ये आ जाएगा 1/r माइनस 1/इंफिनिटी। तो बच्चों 1/इंफिनिटी इसको तो जीरो मान लेते हैं, तो आप इसको बहुत ध्यान से लिखना है। आपने आएगा पोटेंशियल एनर्जी एट r माइनस पोटेंशियल एनर्जी एट इंफिनिटी, ये आ जाएगा आपका k Q1 Q2 ओवर r। तो बच्चों ये चेंज इन पोटेंशियल है, ये जो हमें दिख रहा है ये चेंज इन पोटेंशियल है। ठीक है, LHS में आपको चेंज इन पोटेंशियल मिल गया, RHS में ये पोटेंशियल मिल गया, इसको ये टर्म आपका जीरो आ गया है, तो आप इसको बहुत गौर से देखना, दिस इज चेंज इन पोटेंशियल डेल्टा ई। ठीक है ना, इफ यू कंसीडर, अगर हम इन्फिनिटी पर पोटेंशियल एट एनर्जी एट इन्फिनिटी को जीरो मान लेते हैं, इक्वल्स टू जीरो। ठीक है ना बच्चों, ये हमने, ये क्या होता है, पोटेंशियल ऑफ रेफरेंस पॉइंट, ये रेफरेंस पॉइंट की पोटेंशियल हमने मान ली है, तो इन्फिनिटी की पोटेंशियल को हमने माना है। ठीक है ना, होती नहीं, हम मानते हैं, देन वी कैन से पोटेंशियल एट r, और ये तो क्या हो गई, जीरो हो गई, इक्वल्स टू k Q1 Q2 बाई r। तो उस केस में बच्चों पोटेंशियल एनर्जी एट r हम जो डिफाइन करते हैं Q1 Q2 बाई r। ठीक है, तो ये टर्म कई बुक्स में आपको डायरेक्ट लिखा हुआ मान जाएगा, लेकिन ये कब आता है, इफ़ यू कंसीडर पोटेंशियल एनर्जी एट इन्फिनिटी टू बी ज़ीरो। ये हमने रेफरेंस पॉइंट की एनर्जी ज़ीरो ली है तब भी, क्योंकि हम एब्सोल्यूट पोटेंशियल किसी भी पॉइंट की नहीं निकाल सकते हैं। वी कैन कैलकुलेट ऑलवेज, वी कैन कैलकुलेट
चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी को ही माइनस टाइम्स वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है।